हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो अपने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, थ्योरी इसकी कंप्लीट कर ली थी। आज जो अपने करने जा रहे हैं बच्चों वो इसके हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आपको कुछ मैंने तीन पार्ट ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ न्यूमेरिकल के, जिसमें आपको बुक के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आपको मैं करवाए हैं। और आज की वीडियो में अपने जो बोर्ड पर क्वेश्चन करवाने वाले थे वो आपको पार्ट नंबर 12 और 13 जो मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए बनाया था उसमें करवा दिए थे। और आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपको ये आपके सामने हैं क्वेश्चंस, तो ये वाले करवाऊंगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा यानी टॉपिक है, 4-5 लाइनें थी जो आपके चैप्टर में रह गई थी, पहले वो बता देता हूँ, फिर अपने स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये नोट है आपके पास कि इफ़ ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड टू ए बैटरी वोल्टेज वी, यानी एक कैपेसिटर आपके पास और उस कैपेसिटर को आपने क्या किया है, सी उसकी कैपेसिटेंस और वी वोल्ट की बैटरी के साथ आपने उसे कनेक्ट कर दिया है। तो आपको पता है कैपेसिटर को जब चार्ज करती है बैटरी तो बैटरी को वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क क्या हो जाता है आपके कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है, वो वाला वर्क डन जो होता है। ठीक है, तो वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वो एनर्जी अपने निकाली थी कैपेसिटर के लिए। तो देखो अगर अपने ऐसे माने कि बैटरी अपने पास सी कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है, वी वोल्टेज है और क्यू वो चार्ज है, वो बैटरी को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय बैटरी टू मूव क्यू चार्ज, वो क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू वी आ जाएगा। और आपको पता है कि ये जो बैटरी वर्क करती है यही वर्क क्या बन जाता है, कैपेसिटर का प्लेट्स के बिटवीन एनर्जी की फॉर्म में वर्क स्टोर हो जाता है, ये वाला। लेकिन अपने को पता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन जो एनर्जी स्टोर होती है वो तो ये होती है हाफ क्यू वी, यानी कि इस वर्क डन का ओनली हाफ ही क्या है, हाफ पार्ट ही स्टोर होता है। तो वर्क डन का हाफ पार्ट कहाँ गया, ये तो 50% पार्ट ही है इसका। तो 50% पार्ट जो रिमेनिंग है वो कहाँ चला गया है, वो चला जाता है एनर्जी लॉस की फॉर्म में। ठीक है ना, तो वही चीज है कि दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। द वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी इज यू इज इक्वल टू हाफ क्यू वी, हाफ क्यू वी होती है। सो द रिमेनिंग क्यू वी पार्ट ऑफ वर्क डन और एनर्जी विल लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। क्या हो जाता है कि जो रिमेनिंग हाफ क्यू वी पार्ट है इसका, वो क्या हो जाता है कि जिस वायर्स के थ्रू आपने कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है सर्किट में, उन वायर्स की क्या बन जाता है, हीट की फॉर्म में ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास भी, अपने क्या करते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं, मतलब एनर्जी जो क्यू वी है, हाफ क्यू वी, वो एक्चुअल में क्यू वी होनी चाहिए लेकिन हाफ क्यू वी पार्ट उसका एनर्जी लॉस की फॉर्म में चला जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो भी कितना पार्ट क्या है, एनर्जी लॉस की फॉर्म में जाता है। ठीक है ना, तो अब देखो अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो देखो बच्चों आपके सामने मैंने लिखा क्वेश्चंस ऑफ बुक पार्ट 2 एंड 4। अब 2 एंड 4 का फंडा समझ लो आप, क्या है 2 एंड 4 का, सॉरी। तो देखो आपको पार्ट नंबर 12 और 13 जो इसी चैप्टर के मैंने बनाए थे वो वाले पार्ट क्या थे आपके, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइन थे, और उसमें मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे आपको बोर्ड पर। और मैंने कहा था कि जब मैं बाकी क्वेश्चंस करवाऊंगा इनकी पीडीएफ आपको तब मिल जाएगी। ठीक है, तो आज मैंने जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर करवाए थे वो क्वेश्चन भी इसी पीडीएफ में इंक्लूड हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दोबारा नहीं करवाऊंगा क्योंकि वहाँ करवा चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब अपने जो क्वेश्चन करेंगे वो जो रह रहे हैं क्वेश्चन उनको करेंगे। बाकी क्वेश्चन आपको पार्ट नंबर 12 और पार्ट नंबर 13 आप वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जो ये क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ बोर्ड पर, सारा करवाया हुआ है। यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में आपके सामने ये वाला क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन आता है अपने पास, क्या है इस क्वेश्चन में और क्या पूछा हुआ आपसे वो देखो कि एज शोन इन फिगर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है एप्सिलॉन आर, उसका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इज स्लाइडेड इन हाफ द स्पेस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, यानी कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बिटवीन क्या है, हाफ पार्ट में इसको फिल कर दिया गया है। इफ द इनिशियल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सी देन द न्यू विल बी, भी आपको एक कैपेसिटर पहले तो दे दिया खाली,
फिर उसके हाफ पार्ट में एक क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब पुट कर दी। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि अब आपके जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो पहले के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है या कितनी होगी। सी आपको पहले वाली कैपेसिटेंस गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे अपने, जो इसका सॉल्यूशन है कि अपने मान लेते हैं कि लेट एरिया ऑफ प्लेट्स क्या है ए और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है डी है। तो आप एक चीज यहाँ पे ये देखो कि जब अपने यहाँ पे मीडियम प्लेस कर दिया इसके हाफ पार्ट में कैपेसिटर के, तो अब आपको मैंने बताया था कि ये वाली जो कंडीशन है ये कैसे, इसको कैसे निकालते हैं। अगर इस कैपेसिटर की आपको कैपेसिटेंस निकालनी हो तो अपने क्या करेंगे, जो ये दो पार्ट हैं इनको दो अलग अलग कैपेसिटर की तरह एज्यूम करेंगे, ठीक है। एज्यूम करेंगे, इन दोनों की कैपेसिटेंस लिखेंगे और फिर देखेंगे कि ये किसके हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब आप देखो यहाँ पे दोनों ही, अगर मैं स्लैब दोनों ही पार्ट की बात करूं, चाहे इधर वाला खाली है चाहे ये मीडियम वाला है, दोनों की जो विड्थ है वो कितनी है, डी है, यानी प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस है वो डी है। लेकिन जो आपके पास एरिया था वो इस टोटल प्लेट का यहां से लेके और यहां तक का जो टोटल एरिया था वो आपके पास कितना था, ए था। तो अब आपने जब मीडियम फिल कर दिया तो अब एरिया यहाँ a/2 इस प्लेट का हो जाएगा और a/2 आपका इस प्लेट का हो जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स की कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। फिर आपको पता है एरिया हाफ कौन से कॉम्बिनेशन में होता है, प्लेट्स का हाफ एरिया कौन से कॉम्बिनेशन में होता है। अगर आपने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ चुका है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे सकते हो। तो किस में होता है सोचो। तो देखो बच्चों, एरिया जो हाफ होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, यानी इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह एज्यूम करेंगे। तो देखो क्या प्रोसेस रहेगी इसमें क्वेश्चन को करने की, इसे सॉल्व करने की, कि लेट एरिया ऑफ प्लेट्स ए और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितनी है, स्मॉल डी है। तो कैपेसिटेंस बिफोर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्लेस करने से पहले जो कैपेसिटेंस है इसकी वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितनी आ रही है, डी आ रही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फिगर आफ्टर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने प्लेस कर दिया तो अब इसके दो पार्ट बन गए आपके कैपेसिटर के। दोनों पार्ट में अगर मैं फर्स्ट पार्ट की कैपेसिटेंस लिखूं तो वो कितनी आ जाएगी आपके पास, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है वैसे तो, लेकिन अब प्लेट्स का एरिया कितना हो गया, a/2 हो गया। तो ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इस डी के साथ, तो ये एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d। बिल्कुल इसी तरीके से कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड पार्ट, तो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर a/2 अपॉन में डी आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला 2 अब नीचे दोबारा, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर a अपॉन 2d। अब ये फॉर्मूला क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि आपको पता है मीडियम प्लेस करने पर जो कैपेसिटेंस है, अगर मान लो खाली कैपेसिटर की एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी है तो मीडियम प्लेस करने पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर a अपॉन डी हो जाती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगी कैपेसिटेंस इसकी। अब नेक्स्ट देखो क्या करेंगे अपने, नाउ दीज टू पार्ट्स कैन बी एज्यूम्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी इन दो पार्ट्स को अपने क्या एज्यूम कर सकते हैं, ये दोनों पार्ट्स किस में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। तो अपने क्या करेंगे, द कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, मीडियम की प्रेजेंस में किसकी कैपेसिटेंस सी डैश एज्यूम करते हैं अपने, तो ये हो जाएगी C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इसकी क्या होती है कैपेसिटेंस होती है वो डायरेक्ट क्या करते हैं अपने ऐड कर देते हैं। तो अब वही एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a अपॉन 2d। तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d इन दोनों में ही से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे बच रहा है एप्सिलॉन r और यहाँ पे बच जाएगा 1। तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d कॉमन आ गया और यहाँ बचा 1 प्लस एप्सिलॉन r। और आपको पता है कि c की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d दी हुई है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d की जगह अपने c पुट कर देंगे, तो जो कैपेसिटेंस आ जाएगी वो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, C/2 1 प्लस एप्सिलॉन r, ठीक है। तो ऊपर जो आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, ए आंसर इसका हो जाएगा। समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी यानी कि इससे कंपटीशन लेवल का काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर आता है 8 आपके पास। इसमें क्या है कि एक कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस C, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, C है। इट इज़ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V, इसे अपने V पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज है। नाउ B इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस R। अब इसे अपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर को। द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस विल बी
या हीट डिस्पेटेड विल बी। यानी हीट डिस्पेटेड का मतलब यहाँ पे हीट की फॉर्म में एनर्जी आपकी कितनी आ रही है। तो मैं अभी आपको ये चीज़ बता के आया हूँ, तभी मैंने आपको वो वाला जो डिटेल थी अपने रह गए था 4-5 लाइनें वो बताई थी, क्योंकि उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आने वाला था। ठीक है, तो एनर्जी लॉस कैपेसिटर में क्या होता है, जितनी एनर्जी स्टोर होती है उतना ही एनर्जी लॉस होता है, तो हाफ CV²। अब वहाँ वैसे हाफ QV था, यहाँ पे हाफ QV भी दे रखा आपको, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ QV इसका आंसर आ जाएगा। ये हाफ CV² नहीं लिखना, वैसे तो दोनों एक ही बात है, वैसे तो दोनों क्या है यहाँ पे एक ही बात है। यहाँ पे ऑप्शन कुछ चेंज आना चाहिए था, B और D ऑप्शन, वैसे तो दोनों ही है इसका आंसर। ठीक है ना, मैंने अभी गौर किया है, B और D दोनों ही इसके आंसर है। तो वैसे हाफ CV² या हाफ QV एक ही बात है, दोनों एक ही तो फॉर्मूले होते हैं। तो वैसे अपने हाफ QV पढ़ा है बुक में, हाफ QV आप इसको बता सकते हो। पेपर में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि आपको दो ऑप्शन एक जैसे दे दें, वो क्वेश्चन पर क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो भी रौला मच जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हो हल्ला हो जाता है उस क्वेश्चन पर। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता जिसमें ऑप्शन आपके क्या हो, सेम हो। तो हाफ QV या हाफ CV² एक ही बात है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है कि ऑन गिविंग ए चार्ज Q, एक चार्ज Q देना आपको टू ए कैपेसिटर को, इट इज स्टोर्ड एनर्जी W। इसमें स्टोर्ड एनर्जी, अब इसने क्या कह रही है, वैसे तो वर्क डन होता है W, अब ये कहता है कि जो वर्क डन है उसको ही आप एनर्जी मान लो W। ऑन डबलिंग द चार्ज स्टोर्ड एनर्जी विल, अब अपने चार्ज को अगर डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी पहले की तुलना में क्या हो जाएगी कि पहले कंपैरिजन में 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स या हाफ हो जाएगी। आपसे ये पूछा हुआ है इसने। तो अब आपको पता है कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है, Q²/2C होती है। अब आपने देखो, आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहूँ कि कई बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि सर एनर्जी का आपने ये वाला फॉर्मूला ही क्यों लिया, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा बच्चों, यहाँ पे चार्ज आपको कहा हुआ है, चार्ज को डबल करना है, तो हाफ CV² तो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो चार्ज आते ही नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है हाफ QV, उसमें चार्ज आता है, लेकिन आपको पता है V जो होता है उसमें वो भी तो चार्ज पर डिपेंड करता है, तो मतलब चार्ज चेंज करने से V की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें V डिपेंड करता है, मतलब दोनों ही चार्ज पर डिपेंडेंट टर्म है, तो आपको V को Q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और जब आप V को Q की फॉर्म में लिखोगे तो वो आपके पास फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा। भी आप हाफ QV अगर फॉर्मूला कहते हो, तो यहाँ पे आपको कहा हुआ है कि चार्ज को डबल करना है, तो चार्ज तो आप यहाँ पे डबल कर दोगे, लेकिन चार्ज डबल करने से पोटेंशियल उतना ही थोड़ा रहेगा, पोटेंशियल भी तो क्या हो जाएगा। आपको पता है पोटेंशियल जो होता है वैल्यू इसकी KQ/R होती है, तो चार्ज को डबल कर दिए तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आप क्या करो, पोटेंशियल की वैल्यू भी V = Q/C आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Q²/2C, तो तभी ये फॉर्मूला यूज किया है। आपको ये चीज़ कोई टीचर नहीं बताएगा, देख लेना आप, मेरी गारंटी है आपको। आप ये क्वेश्चन पुट जरूर करना, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो, मैं नॉलेज चेक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको देख लेना ये क्वेश्चन ऐसे क्यों नहीं कि सर ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो इसमें अगर अपने चार्ज डबल कर दें, मतलब Q की जगह 2Q पुट कर दें, तो जो अपने पास वर्क डन आ जाएगा, अब W' मैंने एज्यूम कर लिया, और वो आ जाएगा अब 2Q² का 4Q²/2C, और आपको पता है Q²/2C आप क्या लिखते हो, W लिखते हो, ये W आपने ऊपर लिख रखा है, तो W' = 4W, मतलब वर्क डन क्या हो गया, अब 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, या एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। 10th में क्या है, 10th डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें जो आपके ना समझ आने वाला हो। दो कंडक्टर्स दिए हैं स्फेरिकल, दोनों की कैपेसिटेंस आपको C1 C2 D है, और क्या है यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू V1 V2, देन कनेक्टेड टूगेदर, यानी इनको क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया, तो कॉमन पोटेंशियल आपसे पूछा है। अभी दो आपके पास अलग अलग स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, उनको कनेक्ट करने पर उनका जो कॉमन पोटेंशियल है वो फाइंड करना है। तो अब फॉर्मूला आपके पास कॉमन पोटेंशियल का होता है C1 V1 C2 V2/C1 + C2, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जब आपने टॉपिक किया तो उसमें ये पढ़ा था। तो सब की वैल्यू पुट कर दो, और एक चीज़ जो खासकर आपको याद रखनी है, म्यू को आपको नहीं भूलना कभी भी, म्यू को हमेशा साथ लेके चलना होगा न्यूमेरिकल में, क्योंकि म्यू इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड न्यूमेरिकल वैल्यू कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसको अपने न्यूमेरिकल में इग्नोर नहीं कर सकते आप,
तो क्या है कि आपको म्यू साथ में लेके चलना है, म्यू से म्यू ऊपर कैंसिल, 300 को 3 से किया 900 और 500 को 5 से किया 2500, 2500 और 900 3400 म्यू और अपॉन में 8 म्यू आ गया, तो ये 425 यानी आपके पास सी आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आता है 11। इसमें आपको क्या पूछा हुआ है कि द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज U0। भी आपको एक कैपेसिटर गिवन है और कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और उसकी वैल्यू आपको U0 दी हुई है। अब इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ एप्सिलॉन आर now fills the space between the plates completely, then new potential energy will be। अब आपने क्या कर दिया, उस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उसके बिटवीन क्या कर दी, एक स्लैब फिल कर दी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, जिसका एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अब आपसे पूछा हो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि चलो यहाँ तो अपने पोटेंशियल एनर्जी अलग फार्मूले से निकाल के और अलग तरीके से निकालेंगे, लेकिन अगर मैं जनरली बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा हुआ है कि दो चार्जेस की जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी वो Q2Q1 अपॉन R होती है। ठीक है, और इसको K को अगर मैं लिखूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में क्या आ जाएगी R। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे मीडियम रख दूं तो मीडियम के लिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट ओनली ना रह के अकेला इसके साथ एप्सिलॉन R भी आ जाता है। मतलब आपने क्या किया कि पोटेंशियल एनर्जी को एप्सिलॉन R से डिवाइड, तो आपको चाहे तो पोटेंशियल हो और चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों की वैल्यू मीडियम प्लेस करने पर डिक्रीज होती है, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, तीनों की ही अगर आप मीडियम प्लेस कर देते हो तो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है। उसी तरह फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। ठीक है, जो कूलम फोर्स अपने पढ़ा था, फोर्स, पोटेंशियल, फिर उसके बाद आता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, चारों की वैल्यू डिक्रीज होती है जब आप मीडियम प्लेस कर देते हो। तो अब होगी तो डिक्रीज और होगा भी आंसर यही U0 बटा एप्सिलॉन R। ठीक है, अब होगा कैसे वो देखो, सॉल्यूशन देखो इसका कैसे अपने करेंगे। तो देखो वी नो दैट द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर U0 इज इक्वल टू Q² अपॉन 2C, ये होता है, ये फॉर्मूला अपने लेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, अब अगर दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो अब देखो आपको पता है कि अब क्या हो जाएगा, बाय पुटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स न्यू कैपेसिटेंस, आपको पता है मीडियम प्लेस कर दिया तो इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। तो ये कैपेसिटेंस पहले जो C थी अब क्या हो जाएगी C' और उसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन R इंटू C। अब ये कैसे आया, ये उस बच्चे को याद होगा जो स्टार्टिंग से चैप्टर को पढ़ रहा है कि एप्सिलॉन R टाइम्स क्या हो जाता है, इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो U' जो न्यू पोटेंशियल एनर्जी होगी वो Q अपॉन 2C' आ जाएगी। अब C की जगह क्या रखेंगे 2C' और इस C' की वैल्यू आप क्या करो यहाँ पुट कर दो, तो क्या आएगी आपके पास Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन RC, और Q² अपॉन 2C आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, U0 की वैल्यू है, तो U' इज इक्वल टू U0 बटा एप्सिलॉन R या U0 बटा एप्सिलॉन R आपके पास क्या आ गया आंसर। मतलब एप्सिलॉन R टाइम्स क्या होगी आपकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपको मैंने करवा दिया है। यहाँ पे बस थोड़ा सा मैंने क्या है C1 C2 C3 ये अपनी तरफ से लिखे हुए हैं, तो आपको इसी तरीके से करना है इसको। बोर्ड पर मैंने ये डिटेल में करवाया था क्वेश्चन आपको, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी मैं आपको करवा चुका हूँ और एक न्यूमेरिकल भी था इसके जैसा ही सारा यहाँ पे किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि आंसर आपका आता है 240 अपॉन 71 म्यू फेरेड, लेकिन आपको ऑप्शन में ये आंसर कहीं नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको गलत दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, लेकिन सही आंसर इसका यही है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बोर्ड पर करवा चुका हूं पहले ही, तो इसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में इफ n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस C, अपने पास n कैपेसिटर है और C कैपेसिटेंस है उनकी और वो कनेक्टेड हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आपको पता है n सेम कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हों तो क्या होती है उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C अपॉन n हो जाती है। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। ये तो डायरेक्ट फार्मूला था, अगर आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ चुका है अच्छे तरीके से उसको कर लिया है आपने, तो ये फार्मूला आप आराम से कर सकते हो।
अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये आपने निकाला हुआ है, चैप्टर में पूरा एक डेरिवेशन था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी मैंने आपको कहा था एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होती है। तो एनर्जी का क्या होता है जूल और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। तो जूल पर मीटर क्यूब इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, यूनिट आ जाएगी। ठीक है ना, स्पीड होगी ज़्यादा क्या तो स्पीड भी होनी चाहिए कई बार, ज़्यादा स्लो भी नहीं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, मेरे दिमाग में अभी एक बात आई है, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप न्यूमेरिकल जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे। क्योंकि जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और जो बच्चा आगे फिजिक्स में जाना चाहता है, चाहे बीएससी बीएड करके, नीट आईआईटी तो आपको पता ही आप तैयारी कर ही रहे हो ज़्यादातर बच्चे, तो उनके लिए न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एज ए बड़े भाई आपको सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों आपसे 10 साल आगे हूँ, मैंने जो चीज़ें आप 10 साल बाद में देखोगे वो मैंने देख रखी हैं आप। तो तभी आपको मैं बार बार कहता हूँ बच्चों कि न्यूमेरिकल को बिल्कुल मत छोड़ना। न्यूमेरिकल से आपका जी बहुत उबेगा, भी नहीं होंगे तो आपको मन करेगा भी मैं नहीं करता इनको। लेकिन आपको पता है कि अगर किसी पत्थर पर रस्सी को रगड़े तो उस पर निशान बन जाते हैं, और वो निशान फिर परमानेंटली बन जाते हैं। एक बार निशान पढ़ने मुश्किल हैं, लेकिन जब पढ़ जाएं तो वो मिटते नहीं हैं। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे है कि अगर आप न्यूमेरिकल को प्रेफरेंस देते हो फिजिक्स में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने में। नीट में सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होता है फिजिक्स के कारण होता है। जो बच्चा फिजिक्स में अच्छा है नीट पास, जो बच्चा फिजिक्स में अच्छा है आईआईटी बहुत ही जल्दी पास, और जो बच्चा फिजिक्स के फील्ड में आगे जाना चाहता है उसको तो स्ट्रांग बनाने के लिए न्यूमेरिकल करने ही करने पड़ेंगे। आज नहीं करोगे 5 साल बाद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, आज आपको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं इस तरीके से कोई समझाने वाला नहीं होगा उस टाइम आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा। तो अब आपको जब मिल रहा है सब कुछ, तो आप प्लीज इस पर जरूर गौर करना, अपना एक बड़ा भाई समझ के मुझे। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर गिवन इक्वल चार्ज। दो कैपेसिटर को आपने क्या दिया, वो इक्वल चार्ज। राइट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन देम। यानी दो कैपेसिटर पर इक्वल चार्ज है, C1 C2 कैपेसिटेंस है, तो आपको वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उसमें, उसका फॉर्मूला, उसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आपने क्या करते हैं कि जब इक्वल चार्ज है तो इक्वल चार्ज Q एज्यूम कर लेते हैं। अभी दोनों कैपेसिटर को कितना चार्ज गिवन है, Q। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, जो फर्स्ट कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है U1, वो आपके पास क्या है, Q²/2C1 है। ठीक है, Q²/2C1 ये क्या है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी है। अब दूसरे की क्या हो जाएगी, Q²/2C2, क्योंकि Q की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, तो एनर्जी का ये फॉर्मूला। अब आपको कहा हुआ है कि रेशियो निकालना है दोनों का, तो U1 रेशियो U2, Q²/2C1 Q²/2C2, तो C2/C1 या C2/C1 ये रेशियो आ जाएगा। अब आप में से बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पे भी आपने Q²/2C वाला फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, हाफ Q भी नहीं यूज किया, हाफ CV² नहीं यूज किया। तो आप क्वेश्चन में देखो आपको दिया क्या है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन आपको है C1 और C2 की वैल्यू और चार्ज गिवन है। तो चार्ज और C1 और C2 में फॉर्मूला कौन सा है, Q²/2C है। तो जो चीज़ें गिवन है उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाना होता है न्यूमेरिकल में। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 कि हाउ विल यू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ हायर वैल्यू इफ यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद कैपेसिटर्स ऑफ रिलेटिवली लो कैपेसिटेंस। तो आपको लो कैपेसिटेंस से हाई कैपेसिटेंस अगर निकालनी हो तो आप किस में उनको कंबाइन करते हो, कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर लेंगे, हाई कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 2 म्यू फैराड कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। यानी दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, 2 म्यू फैराड दोनों की कैपेसिटेंस है। तो आपको पता है कि दोनों को सीरीज में जब आपने कॉम्बिनेशन किया हुआ है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दो सेम कैपेसिटर की क्या होती है, C/N आ जाती है। तो यहाँ दो कैपेसिटर है तो C/2, और C की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, यहाँ पे 2 म्यू फैराड गिवन है। तो 2 म्यू/2 मतलब 1 म्यू फैराड क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो 8 और 9 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं। 8 और 9 मैंने आपको करवा चुका हूं, आते हैं सीधे 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो 11 में क्या दिया हुआ आपको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब बोर्ड में ना आए तो आपके कंपटीशन में आएगा ही आएगा आपके, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑन ट्रिपलिंग चार्ज ऑन इट, गिव रीजन। मतलब आपको क्या है, जो एक तो इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, आपकी बुक में मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी गलत दी हुई है। चलो देख लेना, लैंग्वेज मेरे को बुक मिली नहीं है, ठीक है ना, कहीं इधर उधर होगी मोबाइल में। तो आपको बताऊं, यहाँ ट्रिपलिंग है, ठीक है ना। कई बुक्स में जो एडवाइज़र वाली है शायद उसमें गलत दिया हुआ है। आप एडवाइज़र है या राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड में तो शायद सही है, एडवाइज़र वाली में इसको चेक करना, वहाँ पे था। तो देखो, अगर अपने क्या कर दें, किसी भी कैपेसिटर को क्या कर दें, स्फेरिकल कंडक्टर है उसका अपने चार्ज को ट्रिपल कर दें, मतलब पहले उस पर 1 कूलम चार्ज है तो 3 कूलम कर दें, तो ये कह रहा है कि उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप बताओ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी बच्चों, जब आपको कैपेसिटेंस वाला टॉपिक मैंने करवाया था, कि आपको मैंने कहा था कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें C के फॉर्मूले में Q और V दोनों होने पर भी जो C की वैल्यू है Q और V पर डिपेंड नहीं करती। अब क्यों नहीं करती, उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि Q और V एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे आप Q की वैल्यू इंक्रीज करोगे, V की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि क्यों होगी इंक्रीज, क्योंकि V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है। तो Q और V यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे Q इंक्रीज करोगे V भी इंक्रीज होता जाएगा। अब आपको मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया कि 10 कूलम चार्ज है, तो इस टाइम जो इसका पोटेंशियल वो 2 वोल्ट है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस आ जाएगी वो 5 फैरेड आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू 20 कूलम कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक से जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब चार्ज डबल कर रहे हो तो पोटेंशियल भी डबल, तो दोनों का रेशो जब आप निकालोगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा, 5 फैरेड आ जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब कैपेसिटेंस है वो चार्ज और पोटेंशियल दोनों पर डिपेंड नहीं करती, हालांकि उसके फॉर्मूले में ये दोनों होते हैं। क्यों नहीं डिपेंड करती, क्योंकि दोनों के रेशियो की इक्वल होती है, तो रेशियो में दोनों कैंसिल हो जाते हैं, जो भी चेंज आता है उसमें। बट डबल हो रहा ऊपर वाली तो नीचे वाला भी डबल हो जाएगा, डबल से डबल कैंसिल, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एक स्फेरिकल कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करती है, एक उसके मीडियम पर, और एक दूसरा कोई कंडक्टर अगर उसके नज़दीक पड़ा हुआ है, नियर बाई अगर अदर कंडक्टर प्रेजेंट है, तो उस पर उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। तो बाकी आपको पता है कि जो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर का, वो फॉर्मूला कैपेसिटेंस का ये वाला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या आर अपॉन के से लिखते हो। तो इसमें क्यू आ रहा है क्या कहीं पे, या वी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू इस पर नहीं डिपेंड करती। तो चाहे आप डबल करो, ट्रिपल करो, 10 टाइम्स कर दो, 20 टाइम्स कर दो, क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैपेसिटेंस पे। तो वो चीज़ मैंने यहाँ सारी लिख दी, बिकॉज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ चार्ज फॉर स्फेरिकल कंडक्टर and by tripling the charge potential on the spherical conductor is also increases, potential increase होता है। so C is equal to QV, रेशियो रिमेन्स सेम, जो इसका रेशियो वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो कैपेसिटेंस भी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, जो आपके मैंने दिए हुए हैं इसमें कि क्वेश्चन नंबर 7, 13, 15, 16, ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपको मैंने ऑलरेडी नोट्स में करवा चुका हूँ, और इनको बुक से भी देख लेते हैं। मैं बुक देख लेता हूँ, यहाँ पे होगी बुक कहीं ना कहीं, तो बुक मिल गई आखिर। तो इसमें देखो आपको क्या है कि पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपके पास, 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि राइट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला डेराइव करना है, जो आप ऑलरेडी डेराइव कर चुके हो, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आता है, सॉरी ये वाला आपका था, सॉरी मैंने वेरी शॉर्ट में चला गया मैं, इसमें आ जाओ। 7 नंबर ये रहा, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, ये भी वही सेम ही है तो ये वाला आपको करवा चुका हूँ मैं। फिर आता है 13 पे, 13 पे आपको क्या प्रूव करना है, ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है, ये भी आप कर चुके हो। फिर 15, 16 दोनों में आपके पास, 15 में तो क्या है, एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इसमें आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये भी फॉर्मूले आप डेराइव कर चुके हो। तो बच्चों ये फॉर्मूलों के डेरिवेशन है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो।
तो तभी आपको ये वाले डेरिवेशन में नहीं करवा रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चन अपने जो प्रीवियस जो अपने नोट्स बना रखे हैं, नोट्सों में ऑलरेडी है ये, वहाँ पे आप नंबर लगा सकते हो भी ये वाले क्वेश्चन का आंसर है। और अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि चैप्टर तो कंप्लीट ही आपको क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो अब देखो बच्चों, आपका ये था आज की वीडियो। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें अपने इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर करवा चुका हूँ, जो रह चुके हैं वो आपको इसी तरीके से नोट्स पर करवाऊंगा, और उसके बाद प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन करके इस चैप्टर को करते हैं फिनिश। क्योंकि मुझे पता है आप नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार कर रहे हो, तो बहुत जल्द उसे स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपना लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते रहें, अपना प्यार देते रहें।